ठीक है, तो गुड आफ्टरनून क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो बीच बीच में जुड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोगों को है याद? मैं जानना चाहता यस सर। हूँ फटाफट। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु 1210 में मृत्यु हो गई थी, वहां ठीक तो है। हुआ था। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट कर लिया था, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक तक किसी को कोई डाउट, आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। जी नहीं, नहीं सर। ओके ठीक है, बाकी सभी लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? कौन है साथ में? पारुल और कोमल। ओके ठीक है पारुल। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से हम आगे बढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम देखते हैं जो अगला व्यक्ति शासक बना था। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो हमें पता है ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में। जब ऐबक की मृत्यु होती है तो ऐबक की मृत्यु होने के बाद फिर से एक बार उत्तराधिकार को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि तत्कालीन समय में ऐसा मानना था कि मतलब तत्कालीन समय में परिस्थिति ये होती है कि ऐबक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उसका कोई पुत्र नहीं था। और पुत्र ना होने की वजह से ही क्या होता है कि ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अब अगला उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया जाए, किसे बनाया जाए, है ना? ऐसा तब कहते हैं कि चूंकि उस समय के जो अमीर हुआ करते थे उन्होंने भारत में एक जो कौन सा था, तुर्की साम्राज्य हुआ करता था, उसको सुरक्षित रखने के लिए, सैनिक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, शांत रखने के लिए, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जनता को शांत रखने के लिए, जनता में हो रहे उपद्रवों को रोकने के लिए एक व्यक्ति को शासक बना दिया जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। तो आप कह सकते हैं कि ऐबक के बाद जो अगला शासक था वो कौन था? आराम शाह नामक व्यक्ति शासक बनता है। ठीक है, अभी देखिए, ऐबक के बाद जब आराम शाह नामक व्यक्ति शासक बना, और ये कब बनता है? 1210 में शासक बना। ठीक है, ऐसा आराम शाह शासक बनता है, कुछ समय तक ये शासन करता रहता है। ठीक है, अब आराम शाह कौन था, इसको लेके इतिहासकारों में मतभेद हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में संबंध को लेके अबुल फजल ऐसा कहता है कि ये आराम शाह ऐबक का भाई था। ठीक है, और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल कहते हैं कि ये आराम शाह ऐबक का कौन था? भाई था। ठीक है, ऐसा वहीं कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो आराम शाह को ऐबक का पुत्र मानते हैं। ठीक है, ऐसा तो उसको कुछ पुत्र भी मानते हैं। जबकि तत्कालीन समय के एक इतिहासकार हैं जिनको हम कहते हैं जुबैनी। क्या कहते हैं? तो उनका नाम है जुबैनी। जुबैनी साहब का ऐसा मानना है कि इल्तुतमिश का कोई पुत्र नहीं था, सॉरी ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, और ऐबक का पुत्र ना होने की वजह से ये उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, वहीं मिनहाज भी ऐसा ही मानते हैं। एक व्यक्ति है मिनहाज उस सिराज, हमने नाम देखा था। तो मिनहाज का ऐसा मानना है कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां हुआ करती थी, कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसके अलावा और भी कई अन्य इतिहासकार हैं जो इनके संबंधों को लेके थोड़ा सा मतभेद हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आराम शाह को लेके थोड़ा सा समस्या उत्पन्न थी। दूसरा ये भी देखा गया कि इन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बिठा तो दिया था, यानी कि आराम शाह जो था वो शासक बन तो गया था, लेकिन आराम शाह एक योग्य शासक साबित हुआ, एक योग्य व्यक्ति साबित हुआ। और उस समय जब भारत में परिस्थितियां थोड़ा विपरीत थी, कठिन परिस्थितियां हुआ करती थी, उस समय कई अमीर जो थे उन्होंने आराम शाह के समय अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे अगर हम बात करें कि बंगाल जो था,
तो बंगाल का इस समय शासक हुआ करता था अली मर्दान। अली मर्दान। मैंने आपको बताया था कि बंगाल किसने जीता था, तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल जीता था, लेकिन बाद में अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी को मार दिया था। लेकिन जब अली मर्दान क्या हो गया था, बंगाल का सूबेदार बन गया था। तो ये ऐबक के अधीन हुआ करता था, लेकिन जब ऐबक मर गया तो इसने क्या किया, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, ऐसे करके। और इस तरीके से बंगाल कैसा हो गया, स्वतंत्र हो गया। और भी कई क्षेत्र हुआ करते थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली के तुर्क अमीर सरदार हुआ करते थे, जिनका नेतृत्व अली इस्माइल कर रहा था। कौन कर रहा था, अली इस्माइल। अली इस्माइल। अली इस्माइल नामक व्यक्ति ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश नामक व्यक्ति जो हुआ करता था, इसको आमंत्रित किया। इल्तुतमिश कौन था, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का, बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, इल्तुतमिश को बोला गया कि आप आओ और दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले लो। ठीक है, इल्तुतमिश भी बात मान गया और वो एक सेना लेके आया। और सेना लेके आने के बाद दिल्ली के पास में एक जगह है जिसको हम कहते हैं जड़। जड़ नामक जगह पर उसने अपना घेरा, सेना इकट्ठी की, मतलब सेना का उसने पड़ाव डाला। और उसके बाद दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। किसके बीच में, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में, जिसको हम कहते हैं जूद की लड़ाई। जूद की लड़ाई। इस जूद की लड़ाई में हमें देखने को मिलता है आराम शाह पराजित हुआ और इल्तुतमिश जीत गया। आराम शाह जब पराजित हो जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद अगला शासक कौन बना, इल्तुतमिश। इस तरीके से हम देखते हैं कि आराम शाह का शासन 8 माह रहा। कितना, 8 माह। 8 माह के बाद आराम शाह का शासन खत्म होता है, और खत्म होने के बाद एक नया व्यक्ति शासक बनता है, जिसका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश हुआ करता था। ठीक है, ऐसा। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आ रही है। ओके कोमल, ठीक है। बाकी अन्य सभी लोग, विभूति, पारुल, मंजीत। ओके पारुल, ठीक है। विभूति, ठीक है। मंजीत, आपको क्लियर हो रही चीजें। सर जो आपने अभी नाम लिया था, आप एक बार बैक कीजिए सर थोड़ा सा। हाँ जी। ये नहीं सर, एक नाम लिया था, ये कहाँ का सूबेदार था, वो नाम याद नहीं आ रहा। बदायूं। बदायूं जी, ये कहाँ पे है सर। वर्तमान में आप कह सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जी, ठीक है। हाँ, है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके पारुल, थैंक यू। चलिए अभी देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश की हम बात करें तो ये बेसिकली हम देखते हैं शासक कब बनता है, तो आराम शाह के साथ बाद शासक बना। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 1211 में ये शासक बनता है, और 1236 ईस्वी तक ये शासक रहता है। तो 1211 से 1236 ईस्वी तक जो शासक था वो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था, अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर, ऐसा। अभी देखिए
कई जगह आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा, साम्राज्य का रक्षक भी देखने को मिलेगा। साम्राज्य का रक्षक, तो रक्षक या स्वामी कुछ भी पूछ लिया है आपसे, ठीक है, तो इसके दोनों क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, साम्राज्य का स्वामी भी और साम्राज्य का रक्षक भी। ठीक है, ये शासक कब बनता है, तो 1211 में क्या बनता है, ये शासक बनता है। शासक बनते समय ये कई सारी उपाधियों को धारण करता है। ठीक है, ऐसे करके जैसे अगर हम बात करें, ये अमील उर उमरा और सुल्तान ए आजम की उपाधि को धारण करता है। क्या की उपाधि, अमीर उल उमरा। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा सुल्तान ए आजम। ठीक है, तो अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम, ये इस प्रकार की कई सारी उपाधियों को धारण करता है। ठीक है, और उन उपाधियों को धारण करके वो शासक बन जाता है। अभी देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी हम बात करें या इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसके संबंध में मिलता है कि इसका जो मूल नाम हुआ करता था, यानी कि जो मतलब जो इसके पिता हुआ करते थे, पिता का नाम, इल्तुतमिश के पिता का नाम ईलम था। क्या नाम हुआ करता था, ईलम, ईलम खां। तो इनके पिता का नाम ईलम खां हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके। और ये एक जनजाति के सरदार हुआ करते थे। सरदार होने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश का जो बचपन था वो कैसा था कि एक ठीक ठाक परिवार में बीता था। यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई आर्थिक समस्या हो या कुछ ऐसा हो, नहीं, बल्कि इनका परिवार समृद्धशाली हुआ करता था। इल्तुतमिश के संबंध में कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही ये कैसा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। बुद्धिमान था और दिखने में भी बड़ा सुंदर हुआ करता था। बड़ा स्मार्ट दिखता था शुरुआत से ही। और इसी वजह से इसके जो अन्य सौतेली भाई बहन हुआ करते थे वो इससे बड़ी ईर्ष्या करते थे। तो एक बार क्या होता है कि ये सभी कहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी क्या होते हैं कि जाते हैं, मेला घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जब ये एक बार मेला घूमने के लिए जाते हैं तो इसके सभी भाई क्या करते हैं, इसको धोखे से मेले में ले जाकर और एक गुलामों के व्यापारी को बेच दे देते हैं, ऐसे करके। और इस तरीके से ये अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जब ये अपने परिवार से बिछड़ जाता है, अच्छा, कौन सी जनजाति, देखिए वहां पर क्या बोलते हैं, जो आपका मध्य एशिया वाला था वहां पर बहुत सारी जनजातियां रहा करती थी। कोई एक ऐसी जनजाति नहीं हुआ करती थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के संबंध में कहा जाता है कि अपने आप को इलवरी तुर्क कहता था। यानी कि ये इलवरी जनजाति का हुआ करता था। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है पारुल, इलवरी जनजाति का था ये, हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए आगे क्या हुआ, ये बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद ये कहाँ चला गया, तो एक गुलाम यानी कि जो दासों का व्यापारी हुआ करता था उसके पास चला जाता है। दासों के व्यापारी के पास जाने के बाद कुछ समय तक ये वहां पर रहा। रहने के बाद उसने क्या किया, वो इसको बुखारा में लेके आया। बुखारा कहाँ पर है, तो आपका मध्य एशिया में। बुखारा में लेके आया जहां पर एक सद्र नामक व्यक्ति को ये बेच देता है। किसको बेच देता है, सद्र। तो ये सद्र जहां नामक एक संबंधी के क्या करता है, उसको हाथों से बेच देता है। ठीक है, कहते हैं सद्रे जहां के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नामक दासों के एक परिवार के अधिकार में चला गया और फिर उसको जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा नामक एक व्यापारी था, उसने खरीद लिया। तो ये किसके पास चला गया, जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा, चुस्तकबा नामक व्यक्ति के पास चला गया। ठीक है, ऐसे करके। उस समय मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया में ये
थोड़ा होड़ चलती रहती थी कि किस व्यक्ति को मतलब उसके यहाँ जो रहने वाले गुलाम हैं वो गुलाम कैसे होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, योग्य व्यक्ति होने चाहिए। तो उस समय मध्य एशिया में गुलामों को योग्य बनाए जाने की होड़ चल रही थी। सभी व्यक्ति क्या कर रहे थे, गुलामों को योग्य बना रहे थे, पढ़ाते लिखाते थे। तो इसको भी योग्य बनाते थे। इसको हम अगर हम बात करें जमालुद्दीन मोहम्मद के यहाँ पर रहते हुए, इसको राजनीति की शिक्षा दी गई, इसको सैन्य शिक्षा दी गई, विभिन्न प्रकार से क्या किया, इसको शिक्षित किया गया। जब विभिन्न प्रकार से इसे शिक्षित किया गया और शिक्षित होने के पश्चात जो है कहाँ, इसको ये गजनी ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गजनी। जब इसको यहाँ पर गजनी ले जाया गया तो कहते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा बोला गया कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और मोहम्मद गौरी अपने एक व्यक्ति को भेजता है, वो जाता है और इल्तुतमिश को खरीदने के लिए 1000 जो था रुपए की लीनामी को बताता है। मतलब वो कहता है कि हम इसे 1000 रुपए में खरीदना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो इसका मालिक था जमालुद्दीन मोहम्मद, वो इसे देने से इनकार कर देता है। जब वो इसे इनकार कर देता है तो गौरी नाराज हो जाता है और वो इसे गजनी में के बाजारों में बेचने पर प्रतिबंध लगा देता है, ऐसे करके। तब कहते हैं कि इल्तुतमिश को वहां से, चूंकि गजनी के बाजार में वो बिकता नहीं है, तो इसको वहां से भारत लाया जाता है। और ये कहाँ आ जाता है? गुजरात आ जाता है। कहाँ आ जाता है? गुजरात आ जाता है। अभी देखिए, जब गौरी भारत को जीत के चला गया तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपने सूबेदार किसे बना दिया था? ऐबक को। तो ऐबक गुजरात पर आक्रमण करता है, मैंने आपको बताया था। जब गुजरात को जीतता है तो जीतने के बाद उसे गुजरात के व्यापार में कौन, बाजार में कौन मिलता है? इल्तुतमिश। तो वो इल्तुतमिश को खरीदने के लिए गौरी से जो है परमिशन लेता है। वो कहता है कि चूंकि आपने इसको खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब तो ये भारत में है, तो प्रतिबंध तो आपने गजनी में लगाया था, तो अब आप कहो तो मैं गुजरात में से खरीद लेता हूँ। तो गौरी कहता है ठीक है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको वो क्या करता है, इस तरीके से ऐबक जो है वो इल्तुतमिश को गुजरात से खरीदता है। कहाँ पर खरीदता है? गुजरात से खरीदता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ जाता है? इल्तुतमिश के पास आ जाता है। आगे जाके इल्तुतमिश कहते हैं इसे अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त कर देता है। फिर अमीर के पद पर नियुक्त करता है। कुछ समय तक जब भी अमीर के पद पर रहा तो बाद में इसे बुलंदशहर का इक्तेदार बना देता है। ठीक है। बुलंदशहर का इक्तेदार बनाने के पश्चात इसे बाद में बदायूं का सूबेदार बना देता है। ठीक है। और फिर चूंकि इसकी प्रतिभा से वो बड़ा प्रभावित था, इसलिए वो बाद में अपनी पुत्री का विवाह भी इसी से कर देता है। किसका विवाह करता है? तो अपनी पुत्री का विवाह भी इसी से कर देता है। और इस तरीके से ये उसका क्या बन जाता है? तो दास तो था ही था, दामाद भी बन जाता है। बात क्लियर? ऐसा करके तो ये क्या बन गया था? दामाद बन गया था। ठीक है। हाँ, डॉटर का विवाह कर देता है तो ये दामाद भी बन जाता है। अभी देखिए, आगे हमें ये देखने को मिला कि जब खोखरों का आक्रमण होता है तो खोखरों के आक्रमण के समय कौन था? गजनी भारत में आया था। मैंने आपको बताया था कि अंतिम आक्रमण जो है खोखरों पर वो किसने किया था? तो सॉरी, गौरी ने किया था। तो जब गौरी आता है यहाँ पर तो गौरी के उस आक्रमण में इल्तुतमिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसे करके तो ये क्या करता है, जब गौरी भारत में आता है तो गौरी के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी कंडीशन में गौरी इससे खुश हो जाता है और खुश होने के बाद इससे कहता है, मतलब ऐबक को आदेश दे देता है कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। किससे? दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। और इस तरीके से ऐबक अपने जीवित रहते हुए से मुक्त कर देता है। ठीक है, ऐसे करके तो हमें ये पता चल जाता है कि अब इल्तुतमिश जो है वो पहले तो दास था। किसका दास था? ऐबक का। लेकिन गौरी के कहने पर बाद में इसको क्या किया गया? दासता से मुक्त बन गया, मुक्त हो गया था। ठीक है। और इसको बदायूं का इक्तेदार भी बना दिया जाता है। और इस तरीके से दास रहते हुए भी अब ये कैसा हो गया था? स्वतंत्र व्यक्ति हो गया था। ठीक है, ऐसे करके तो यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं सभी को? हाँ जी, जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ओके, कोमल ठीक है, मंजीत ठीक है,
अभी समझ आया इल्तुतमिश के बैकग्राउंड के बारे में कि ये कौन था, कैसा हुआ करता था, है ना? ऐसा। अब देखिए आगे हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश शासक बनता है, ठीक है? तो हम किसको देखेंगे अब? इल्तुतमिश को देखेंगे। इल्तुतमिश, ठीक है। अभी देखिए इल्तुतमिश सिंहासन पे बना बना बैठा, ओके पारुल, ठीक है। क्या हो गया? शासक बन गया। कब? 1211 में उसका राज्याभिषेक हुआ और 1236 तक वो क्या रहता है? शासक बना रहता है। शासक बनने के बाद उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। पहली समस्या तो ये थी कि भारत का जो साम्राज्य था वो संगठित नहीं था। क्या नहीं था? संगठित नहीं था। और संगठित ना होने की वजह से उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रॉपर भू राजस्व नहीं मिल रहा था। कई क्षेत्र थे जिन्होंने क्या किया था? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है? ऐसा करके सुरक्षा कई क्षेत्र ऐसे थे जो स्वतंत्र होने की कगार पर थे, ठीक है? तो ऐसे कई सारी समस्याएं जो थी वो हमें भारत में देखने को मिल रही थी। उसने इन सभी समस्याओं को एक एक करके क्या करता है? सुलझाने की वो कोशिश करता है, ठीक है? ऐसा हमें देखने को मिला। सबसे पहले उसने उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने की कोशिश की जो इनसे क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। जैसे सबसे पहले उसने बंगाल वाले क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कहाँ पर? बंगाल पर। हमें देखने को मिलता है कि बंगाल का इस समय शासक कौन था? तो अली मर्दान खां नामक व्यक्ति हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि अली मर्दान, जिसने क्या किया था? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है? जब अली मर्दान स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है तो कुछ समय तक ये स्वतंत्र रहता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था इबाज खान। क्या नाम था? इबाज खान। इबाज खान भी दिल्ली की सत्ता को यानी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, ठीक है? ऐसा करके ऐसी कंडीशन में इल्तुतमिश बंगाल को पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए और अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने पुत्र को एक बड़ी सेना के साथ भेजता है। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद उसके पुत्र का नाम हुआ करता था। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो मतलब एक बड़ी सेना लेके जाता है और क्या करता है? इबाज खां को पराजित कर देता है। जब इबाज खां को वो पराजित कर देता है तो बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो कुछ समय तक नासिरुद्दीन महमूद के अधीन जो है वो बंगाल दिल्ली की कंट्रोल में रहा। लेकिन हुआ ये कि 1229 की बात है। 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? ऐसे करके जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो आगे जाके बंगाल में ही एक अन्य तुर्की व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक बलखा खलजी। मलिक बलका खलजी। मलिक बलका खलजी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अब इल्तुतमिश के द्वारा पुनः बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए 1230-31 की बात है। 1230-31 में एक सेना भेजी जाती है। वो बंगाल सेना जाती है, बंगाल में मलिक बलका खलजी को पराजित करती है और उसके पश्चात बंगाल का विलय पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में किया जाता है। और इस तरीके से 1231 तक बंगाल पर पुनः किसका कंट्रोल हो गया? वास्तविक रूप से फिर दिल्ली का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? ऐसा। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही? ओके, ठीक है कोमल, पारुल। सर जो जो हाँ दिल्ली जी। में क्या कहते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो इन्हीं के नाम पे है क्या? नहीं नहीं, वो आगे अभी वो संत निजामुद्दीन औलिया के नाम पर ठीक है सर। है ना? वो हम आगे देखेंगे अभी, है ना? ऐसा, वो इनके नाम पर नहीं है, ठीक है? जी ओके, सर। ठीक, वेरी गुड। अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हुआ ये कि ये तो हो गया, इसने बंगाल को कंट्रोल किया। अभी देखिए हुआ ये कि जब ये दिल्ली का शासक था उस समय मैंने आपको बताया था
कि गौरी का जो साम्राज्य था वो ऐबक के अलावा अन्य 2 और सरदारों को भी मिला था, जिसमें गजनी का शासक हुआ करता था यालदोज और सिंध और उच्च का शासक हुआ करता था कुबाचा। कौन था? कुबाचा। तो हुआ ये कि यालदोज और कुबाचा जो हुआ करते थे वो भी दिल्ली की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यालदोज के द्वारा इसके पहले जो है मतलब ऐबक के द्वारा यालदोज को पराजित भी किया जाता है, लेकिन फिर भी गजनी पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी स्थायी सत्ता कायम नहीं कर पाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इल्तुतमिश को पश्चिम से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1215-16 की बात है। कब की बात है? 1215-16 की बात है। 1215-16 में ये यालदोज पर आक्रमण करता है। किस पर? यालदोज पर। ठीक है, ऐसे करके यालदोज जो उस समय था वो एक बड़ी सेना लेके भारत की तरफ बढ़ने लगता है और कहाँ तक? तराइन तक आ जाता है। ऐसी कंडीशन में यालदोज और गजनी के बीच में सॉरी इल्तुतमिश के बीच में फिर से एक युद्ध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? 1215-16 में युद्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं तराइन की तीसरी लड़ाई। क्या कहते हैं? तराइन। तराइन की तीसरी लड़ाई। ठीक है, ऐसा तराइन की तीसरी लड़ाई। इस तराइन की तीसरी लड़ाई में क्या होता है कि जो यालदोज था वो पराजित हो जाता है। यालदोज को पराजित होने के पश्चात उसको बंदी बना लिया जाता है, ऐसा करके। ठीक है, और इस तरीके से यालदोज की समस्या को ये क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, ऐसा। तो हमें देखने को मिला कि इसने यालदोज को पराजित किया और यालदोज की समस्या को खत्म कर दिया। हालांकि गजनी पर ये अधिकार तो नहीं स्थापित कर पाता है, यालदोज के वंशजों के द्वारा ही आगे अधिकार स्थापित किया जाता है, लेकिन पश्चिम से होने वाले जो आक्रमण थे उनको नियंत्रित करके अपने साम्राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कुबाचा। तो कुबाचा जो हुआ करता था ये भी कैसा था? भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था और इसको सिंध और उच्च का क्षेत्र मिला था। तब कहते हैं कि इसके विरुद्ध भी अधिक आक्रमण किया जाता है। कब? 1228 में। तो इल्तुतमिश ने 1228 में कुबाचा के विरुद्ध आक्रमण किया। कुबाचा ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में क्या होता है? कुबाचा पराजित हो जाता है। वो भागता है और भाग के सिंधु नदी में कूद जाता है बचने के लिए। लेकिन होता यह है कि इल्तुतमिश जो है वो इसको सिंधु नदी में ही डूबने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, ऐसे करके। और इस तरीके से कुबाचा जो है सिंधु में डूब जाता है और सिंधु में डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और सिंध पर किसका अधिकार हो जाता है? तो इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिला कि अब पश्चिम से पूर्णतः उसका साम्राज्य जो था वो कैसा था? सुरक्षित हुआ करता था। ठीक है, ऐसा। तो इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को कि इसने किसको पराजित किया था? यालदोज को पराजित किया था और कुबाचा को पराजित किया था, है ना? ओके कोमल, ठीक है। बाकी मंजीत, मोनिका, आप लोगों को? ओके मंजीत, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऐबक की मृत्यु के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारे राजपुताना जो क्षेत्र हुआ करते थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उन राजपुताना क्षेत्रों को फिर से एक बार कंट्रोल करने के लिए इल्तुतमिश के द्वारा फिर से एक बार राजस्थान विजित की, यानी राजपुताना क्षेत्रों को विजय किया जाता है। इन विजयों के संबंध में हमें देखने को मिलता है कि 1226 की बात है। कब की बात है? 1226। 1226 में वह रणथंबोर पर आक्रमण करता है। ठीक है, और किसको जीतता है? तो रणथंबोर को जीत लेता है। उसी प्रकार से 1227 की बात है। 1227 में वो नागौर पर आक्रमण करता है। ये सभी कहाँ क्षेत्र हैं? तो राजस्थान में। नागौर को जीतता है। और
31-32 की बात है। 31-32 में वो किसे जीतता है? ग्वालियर को जीतता है। ठीक है, तो 1231-32 में वो ग्वालियर को जीत लेता है। ठीक है, ऐसा इस तरीके से वो फिर से एक बार राजपुताना का जो क्षेत्र हुआ करता था, उस राजपुताना के क्षेत्र को विजित करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये 31-32 है। तो इन सभी क्षेत्रों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वो मालवा की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ? मालवा। ठीक है, मालवा मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश का एरिया है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उसमें जो मालवा वाला कुछ हिस्सा आता है, तो मालवा को जीतता है वो। मालवा पर आक्रमण कब करता है? वो 1234 में। मालवा को जीतते समय मध्य प्रदेश में ही एक जगह है जिसको हम कहते हैं भीलसा। क्या कहते हैं? भीलसा। ये इसका पुराना नाम है। नया नाम है इसका विदिशा। क्या नाम है? विदिशा। तो विदिशा पर आक्रमण करता है और विदिशा पर आक्रमण करके यहाँ के जो भी हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे उनको लूटता है और उनको नष्ट करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में जब वो मालवा पर आक्रमण करता है तो मालवा में एक प्रमुख मंदिर है। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन में, जिसको हम कहते हैं महाकाल मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर पर वो आक्रमण करता है और महाकाल मंदिर को भी क्या करता है? लूट लेता है और लूटने के बाद उसे नष्ट कर देता है। इसके अलावा उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति भी वो उठा के ले जाता है। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से मालवा क्षेत्र को विजय कर लेता है। देखिए, विक्रमादित्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि विक्रमादित्य एक प्रमुख शासक हुए हैं उज्जैन, मतलब देखिए वैसे तो विक्रमादित्य हमारे यहाँ उपाधि होती है जो कि सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि 14 विक्रमादित्य भारत में हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो उज्जैन के सबसे फेमस विक्रमादित्य हुआ करते थे जो कि गर्दभिल्ल वंश के थे। कौन से? गर्दभिल्ल वंश के हुआ करते थे। ठीक है, हालांकि गुप्त वंश के जो शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको भी विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है, दी गई थी, और उन्होंने भी उज्जैन पर अपना अधिकार किया था, उज्जैनी पर। और बाद में उनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। उनके दरबार में जो है हमें देखने को मिलता है 9 विद्वान भी रहा करते थे जो कि उनकी राजधानी उज्जैनी में थे। लेकिन मध्य जो मूलतः यहाँ के शासक थे, उज्जैन के शासक थे, वो गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य थे और उन्हीं की मूर्ति हुआ करती थी। और उन्हीं की मूर्ति को उठा के कौन ले गया था? तो इल्तुतमिश ले गया था। कब की बात है? ये 1234 की बात है जब उसने मालवा को जीता था। ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो रही सभी को कि कैसे इसने मालवा को जीता था? कोमल, मोनिका, मंजीत, पारुल, सभी को कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ओके कोमल, ठीक है, ठीक है, ठीक है पारुल। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, इन क्षेत्रों को जीतने के पश्चात अब हमें एक समस्या और देखने को मिली। समस्या ये हुई 1221 की बात है। कब की बात है? 1221। 1221 में भारत पर एक संकट आता है और वो संकट क्या था? तो हुआ ये कि इस समय जो ऑटोमन साम्राज्य या मंगोल साम्राज्य हुआ करता था, वहां का शासक था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। ठीक है, तो चंगेज खां नामक व्यक्ति जो है वो कौन था? वहां का शासक हुआ करता था। चंगेज खां के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ती है मध्य एशिया में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार के लिए, और ये ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं। कहां पर? ख्वारिज्म कर। ठीक है, जब ये ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हैं तो ख्वारिज्म के शासक के द्वारा युद्ध किया जाता है जिसमें वो मारा जाता है। लेकिन उस राज्य का जो राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मांगबरनी। ये जलालुद्दीन मांगबरनी नामक व्यक्ति जो है ये भागता है, ये भाग जाता है और ये भाग के कहाँ आ जाता है? भारत में आ जाता है। ठीक है, और भारत में इल्तुतमिश से शरण लेने की इल्तुतमिश से शरण मांगता है।
ठीक है, ऐसा करके चंगेज खां भी इसका पीछा करता है और पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? सिंधु नदी तक आ जाता है। इल्तुतमिश समझ जाता है कि अगर मैंने इसको शरण दी तो निश्चित है कि चंगेज खां मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो विनय पूर्वक इसको शरण देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। वो कहता है भाई मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता हूं, ऐसे करके। और इस तरीके से इसको भारत छोड़ने का आदेश दे देता है। ठीक है, चंगेज खां को जब ये बात पता चलती है तो वो फिर सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ता है और इस तरीके से यहाँ कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इल्तुतमिश जो है ये भारत पर होने वाले चंगेज खां के आक्रमण को रोक लेता है। ठीक है, और भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित कर लेता है। ठीक है, ऐसा करके। तो यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कब चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, किस नदी तक आया, किसके समय आया था, किसका पीछा करते हुए आया था। ठीक है, ऐसा ये सब पूछा जाएगा आपसे, तो सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर? ऐसा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये तो हुआ करती थी कि इल्तुतमिश के द्वारा कैसे भारतीय क्षेत्र को संगठित किया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। तो इल्तुतमिश के द्वारा भारत में राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसने जो उसका क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया और उन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। क्या कहते थे? इक्ता। और इक्ता का जो प्रमुख था उसे हम इक्तेदार कहते थे। उसे हम क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। तो भारत में जो एकता व्यवस्था की शुरुआत की वो किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत का प्रथम इक्तेदार कौन था, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि बेसिकली एकता व्यवस्था गौरी के यहाँ हुआ करती थी और गौरी ने भारत में अपने प्रथम एकता के इक्तेदार किसे बनाया था? तो ऐबक को बनाया था। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन भारत में जो स्वतंत्र एकता व्यवस्था की शुरुआत हुई, भारतीय जिस शासक ने भूमि को मतलब प्रांतों में विभाजित किया और उन प्रांतों को क्या नाम दिया? एकता नाम दिया। वो कौन व्यक्ति था? तो वो इल्तुतमिश हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीज यहाँ पर क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की। किसकी? न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था के विकास में भी को काम करने के लिए उसने क्या किया? दिल्ली में महल के बाहर एक न्याय का घंटा बनवाया। किसका? न्याय का। इसको हम कहते थे न्याय का घंटा। ऐसे इस न्याय के घंटे में क्या होता था? यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है तो रात में भी क्यों ना वो जाए, उस घंटे को बजाएगा। तो जैसे ही वो उस घंटे को बजाता है तो तुरंत जो है उसके सामने उसके पास मदद पहुंचाई जाएगी। तुरंत सैनिक आएंगे और उसको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसने न्याय का घंटा बनवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए? तो प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और भी उसने कुछ कुछ कार्य किए। जैसे कि अगर हम बात करें कि उसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। नहीं, आज नहीं है, आज अब नहीं है ये। ठीक है, उसने अपने प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक 40 मुसलमानों के सरदारों का एक समूह बनाया जिसको हम कहते थे चालीसा दल। क्या कहते थे? चालीसा दल। ठीक है, और ये जो चालीसा दल था वो 40 गुलाम मुसलमानों का क्या था? एक समूह हुआ करता था। इसमें 40 व्यक्ति हुआ करते थे। इसी को हम कहते हैं तुर्क ए चहलगानी। क्या कहते हैं? तुर्क ए चहलगानी। तो तुर्क ए चहलगानी का इसने गठन किया था जिसमें 40 सरदार हुआ करते थे। ये सभी अपने अपने विभागों के प्रमुख होते थे और सुल्तान को समय समय पर सलाह दिया करते थे। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में 40 सरदारों का समूह होता था जिसको हम तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। तो उसकी भी इसने शुरुआत की थी। ठीक है, ऐसा। इसके अलावा इसने प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए और
दिल्ली सल्तनत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि इसने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया था कि ऐबक ने अपनी किसे लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इसने किसको राजधानी बनाया था? दिल्ली को राजधानी बनाया था। और यही कारण हुआ करता था कि चूंकि इसने दिल्ली को राजधानी भी बनाया था और ये एक स्वतंत्र शासक था, और इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो इसको हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत क्यों? इसीलिए क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और उसके बाद इसने प्रशासन का संगठन भी किया था। ठीक, ऐसा करके तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही सभी को? सर 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 प्रणाम, सर प्रणाम। सत्येंद्र सर प्रणाम। Sorry to disturb you. no, कोई इशू नहीं सर। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी देखिए आगे हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश जिस समय शासक बना, शासक बनने के पश्चात उसने अपने शासन की वैधानिकता को और सुनिश्चित करने के लिए 1229 की बात है, कब की बात है? 1229 की बात है। 1229 में बगदाद के खलीफा थे। कहाँ के? बगदाद। ठीक है, तो बगदाद के कौन थे? खलीफा। ठीक है, बगदाद के खलीफा हुआ करते थे जिनका नाम था अल मुंतसर बिल्लाह। अल मुंतसिर बिल्लाह। ऐसे जो अल मुंतसिर बिल्लाह हुआ करते थे, इनसे शासन की सनद प्राप्त की। सनद मतलब वैधानिकता प्राप्त की थी, ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा बगदाद के खलीफा का राजदूत दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, और दिल्ली पहुंचने के पश्चात उसने दिल्ली के शासक को प्रथम वैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण की, मतलब दी थी। और इस तरीके से हम मानते हैं कि चूंकि इसने इस्लाम धर्म से भी अपनी क्या की थी? मान्यता ली थी। और चूंकि इस्लाम से भी मान्यता ले इसने प्राप्त की थी, इसलिए भी हम इसको दिल्ली का वास्तविक और प्रथम वैधानिक सुल्तान मानते हैं। ठीक है, ऐसा करके तो एक ये भी कारण हुआ करता था। और ये कब की बात है? 1229 की बात है। ठीक है, ऐसा करके इसके अलावा अभी देखिए इतना कुछ होने के बाद उसने क्या किया? दिल्ली में मौद्रिक व्यवस्था पर भी अपना ध्यान दिया। कौन सी व्यवस्था? मौद्रिक व्यवस्था। तो इसने मुद्रा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें तो कुछ सिक्कों का प्रचलन जो है उसने दिल्ली में कराया था। कहते हैं उसने सिक्कों का मौद्रिक व्यवस्था का मानकीकरण किया और उसने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। कौन सी? अरबी शैली के सिक्के चलाए थे, जिन सिक्कों में हमें देखने को मिलता है कि उसने एक चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को हम टका कहते थे। क्या कहते थे? टका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने एक तांबे का सिक्का चलाया था। किसका? तांबे का। तांबे के सिक्के को अगर हम बात करें तो उसे जीतल कहा जाता था। क्या कहते थे? जीतल कहा जाता था, बिल्कुल कोमल। ठीक है, अभी देखिए टका जो हुआ करता था, यानी कि इसमें जो टका हुआ करता था, इसका भार जो है 172.8 ग्रेन था। ग्रेन तोल की इकाई हुआ करती थी, तो ग्रेन हुआ करता था। ठीक है, ऐसे करके इसके अलावा इसने एक और चीज प्रचलित की थी। क्या क्या चीजें प्रचलित की थी? कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा प्रचलित की थी। किसका? टकसाल। तो टकसाल का नाम, ये टकसाल का नाम लिखता था। क्यों लिखता था?
ताकि ये पता चले कि सिक्के का निर्गमन कहाँ से हुआ है। तो टकसाल पर नाम लिखने की कला जो है ये कहाँ से प्रचलित हुई थी, पद्धति जो है ये इल्तुतमिश के समय से ही प्रचलित हुई थी। ठीक है, इसी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ऐसा करके तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही सभी को? ओके ओके, ठीक है ठीक है कोमल, पारुल, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश के संबंध में हमें जानकारी मिलती है कि एक अच्छा शासक तो हुआ ही करता था, इसके अलावा सांस्कृतिक चीजों का ये संरक्षण भी हुआ करता था। ठीक है, इसके समय में हमें देखने को मिलता है कि कई सारे विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, जैसे मिन्हाज उस सिराज, कौन थे तो मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, इसके अलावा मलिक ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन। तो मिन्हाज उस सिराज और मलिक तालुद्दीन जैसे विद्वान जो है, ताजुद्दीन जैसे विद्वान जो है वो इसके दरबार में रहा करते थे, और भी कई सारे विद्वानों को ये संरक्षण दिया करता था। ठीक है, ऐसे करके आगे हमें देखने को मिलता है 1235 की बात है। 1235 में सिंध के पास बमियाना का ये आक्रमण करता है। कहाँ पर? बमियाना का अभियान करता है, सॉरी बमियाना। बमियाना का अभियान जो है ये इल्तुतमिश का अंतिम अभियान हुआ करता था। कैसा था? अंतिम अभियान हुआ करता था। आगे इसी अभियान के से वापस आने के बाद 1236 में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके और इस तरीके से 1236 में इल्तुतमिश दिल्ली को एक संगठित राज्य को सुरक्षित करके, ठीक है, अच्छा देखिए 1235 में अपना अंतिम अभियान बमियाना का करता है। कहाँ का? अंतिम अभियान बमियाना का करता है। बमियाना कहाँ है? सिंध के पास में। ठीक है, तो उसको वो जीत लेता है, और जीतने के पश्चात जो है बाद में दिल्ली जब आ जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने की वजह से 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है ना, ऐसे करके। और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि 1236 में दिल्ली में एक व्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना करके और फिर वो क्या कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके तो ये हमें इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी देखने को मिल जाती है। किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, ऐसा करके तो अभी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को सभी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके पारुल, कोमल, ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए हम क्या करेंगे, कल सबसे पहले मैं इसके कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा, लगभग 10-12 एमसीक्यू लेके आऊंगा मैं। तो इसके हम सबसे पहले कल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उस एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा, ओके, वेरी गुड। तो इसकी पीडीएफ जो है मैं अभी अपलोड कर दूंगा मैं, तो उसको आप स्टडी मटेरियल में जाके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आप लोग कुछ पूछना तो नहीं चाहते हैं? बता दीजिए। मंजीत, मोनिका, कोमल, पारुल, ओके कोमल, ठीक है, थैंक यू पारुल, ओके मंजीत, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, फिर चलिए आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।